अटलांटिक ओशन में एक ऐसी जगह जिसको लोग समुद्री कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, दिसंबर 5, 1945 में एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट 19 की। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के 3 महीने के बाद 5 दिसंबर 1945 में फ्लोरिडा की एक सिटी फोर्ट लॉडरडेल के एक नेवल एयर स्टेशन में एक वाकया पेश आया। 5 यूएस नेवी प्लेन्स अपनी रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ हुए और इस उड़ान को फ्लाइट 19 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन दोपहर के 2:20। वेदर काफ़ी क्लियर था और इन 5 प्लेन्स के अंदर 14 क्रू मेंबर्स थे और इनको लीड कर रहे थे चार्ल्स कैरोल टेलर नामी एक पायलट, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। दोस्तों, वो 5 प्लेन्स बस एक डेली ट्रेनिंग मिशन कर रहे थे। ये मिशन लगभग 2 घंटे के अंदर होना था। वक्त धीरे धीरे निकलता गया और इस मिशन के लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा, वो काम करना बंद कर चुका है। ये जब अपना बैकअप कंपास निकालते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो भी काम नहीं करता। वो जब अपने बाकी क्रू मेंबर्स से पूछते हैं कि क्या उनके इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं तो वो भी मना कर देते हैं। दोस्तों, कंपास खराब होने के बाद रेडियो ट्रांसमिशन से टेलर के कुछ मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। Both of my compasses are out and I am trying to find Fort Lauderdale. I am over land, but it's broken. I am sure I'm in the Keys, but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. टेलर को लगता है कि उनकी फ्लाइट गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुकी है और अब उन्हें ईस्ट की तरफ फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा में जाने के लिए। तो वो अपने बाकी प्लेन्स के क्रू को ऑर्डर देते हैं कि वो इसी वक्त अपने प्लेन्स ईस्ट की तरफ मोड़ लें। मगर क्रू के कुछ मेंबर्स को लगता है कि वो पहले से ही ईस्ट में मौजूद हैं और उन्हें वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। और ऑर्डर देने के बाद उस क्रू में से किसी एक बंदे का मैसेज सुनने को मिलता है, Damn it. If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. इसका मतलब कि प्लेन में कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है। सूरज भी अब ढल रहा था और अंधेरा हो चुका था और ऐसा माना जाता है कि वो सब प्लेन्स फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर दूर ईस्ट में मौजूद थे। दोस्तों, आप सबको बताते चले कि 7:04 PM पर यानी शाम के वक्त टेलर की तरफ से ये आखिरी मैसेज आता है, We'll have to ditch in less landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. और बस वो आखिरी मैसेज था जो उन 14 क्रू मेंबर्स की तरफ से आया। उसके बाद आज तक उन प्लेन्स के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। जब फ्लाइट 19 अचानक से डिसअपियर हो गई तो मार्टिन मैरिनर रेस्क्यू प्लेन 13 क्रू के साथ उन प्लेन्स को ढूंढने निकल चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो रेस्क्यू प्लेन भी उन प्लेन्स की तरह कभी वापस लौट कर नहीं आए। दोस्तों, उस टाइम के लोगों के लिए बहुत ही अजीब व गरीब केस था क्योंकि टोटल 27 नेवी सेलर्स ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा मगर ये सब लोग गायब हो चुके थे और आज तक इस दुनिया का कोई भी इंसान इस केस की सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि उनके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। फ्लाइट 19 के गायब होने के कुछ दिनों के बाद एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन को बुलाया जाता है, जिन्होंने इस पूरे केस को स्टडी किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जो कि उस टाइम का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन माना जाता है। मगर वो लोग भी फ्लाइट 19 के बारे में कुछ नहीं जान सके। और सबसे हैरत अंगेज बात कि ये प्लेन्स जहाँ गायब हुए उस एरिया के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरमूदा ट्रायंगल की। क्या आपको पता है कि ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा शिप्स और प्लेन्स को अपने अंदर दफना चुका है ये बरमूदा ट्रायंगल। ये एक ऐसा एरिया है जो यूएसए में फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको और फिर बरमूदा नामी कंट्रीज से मिलता है। ये एरिया एक ट्रायंगल की तरह बनता है। ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा बड़ा है ये एरिया। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए जस्ट डिस्कवर इट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।